वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अज़ाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे के रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे के रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन तारा न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत का हम इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं जो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिनका वर्क जो है हम सब के लिए अछूता नहीं रहा है। जी हाँ, आज मेरे साथ एडवोकेट से लेकर जजिंग पैनल तक का सफर तय करने वाली मीरा खड़ककर मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल ही ये रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वुमेन्स डे है और आप जैसी लेडीज ही हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं। बिकॉज आजकल की लाइफ में हर इंसान जो है अपने आप इतना सारी चीजें मैनेज करके नहीं चलता है, और जब आप जैसे लेडीज को हम देखते हैं कि जो घर से लेकर तो बाहर तक का सफर जो है वो बखूबी मैनेज करती हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं तो खुद बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ, और उसी संस्कार में मेरा मायके का जो संस्कार है, आप सभी जानते हो, मेरी माँ जो है थी, मेरी माँ वो बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता थी और भारतीय जनसंघ की जमाने में राष्ट्रीय स्तर पर वो नेत्री थी। सुमति बाई सुकड़ीकर, आपने नाम शायद सुना होगा। तो उनके संस्कार हमारे ऊपर होने के कारण बचपन से हम पूरे सोशल वर्क में, मतलब बस्ती में गणेशोत्सव होता था हम जाते थे, शारदोत्सव होता था हम जाते थे। तो ऐसे सब काम में होते होते कहीं भी किसी को जरूरत पड़ी, किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ा तो चलो हम सोने के लिए जाते थे, डब्बा पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल में। तो इस सब में से घर में उनका बर्ताव देख के ये कि मन में आया कि नहीं, हमने खुद अपना देखना नहीं चाहिए, हमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी, तभी मैं चाहूंगी कि ये बताइए कि आपका एडवोकेट से लेकर तो जज तक का सफर जो है वो कैसा रहा? एडवोकेट तो मैं 1972 में मैंने वकालत शुरू की, हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। और मेरा फैमिली जो था जॉइंट फैमिली थी। माय हस्बैंड आर्किटेक्ट थे, उनका खुद का प्रैक्टिस था। मेरे जेठ जो थे वो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे, बहुत फेमस थे वो वेस्टर्न नागपुर में पूरे। उनका में रहता था, कंसल्टेशन रूम रहता था, और इस कारण मुझे कहीं ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेटेड और सपोर्टिंग टू प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के लिए अच्छा सपोर्ट मिलता था। तब प्रोफेशन सब प्रैक्टिस करते वक्त भी सभी तरह की केसेस की मैंने, इलेक्शन पिटिशन से लेकर छोटे छोटे जो है 125 की मेंटेनेंस के केसेस, बच्चों के केसेस, अडॉप्शन के केसेस, डाइवोर्स के केसेस, सर्विस मैटर्स किए थे हाई कोर्ट में जो होते थे। हाई कोर्ट में जब मैं सरकारी वकील थी तो सरकारी वकील होते वक्त बहुत से क्रिमिनल मैटर्स भी, अपील्स, क्रिमिनल अपील्स भी हैंडल किए थे, और ऐसे सब मैटर्स तब हैंडल किए थे। पर क्या होता था कि अपने में जो सोशल भावना है, सोशल कमिटमेंट है, वो देखने के बाद क्या हुआ, मुझे एक बार पूछा भी गया था कि क्या आप बॉम्बे में सिटी सिविल कोर्ट में जाओगी। पर मेरा एक तो फैमिली कमिटमेंट, प्रायोरिटी फैमिली को होने के कारण, और सिटी सिविल कोर्ट बॉम्बे में ही है और आपको बॉम्बे में ही रहना पड़ेगा, और ये बात है करीबन 85 के दरमियान। तो तब तो मेरे बच्चे भी छोटे थे और इट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैंने बताया कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाने का है, और मैंने कभी भी जुडिशियरी में जाना या सर्विस करना इमेजिन नहीं किया था। मेरा पूरा सोशल वर्क नागपुर में समाज कार्य चलता था, यहाँ लीगल एड करो, वहाँ लीगल एड रहो, यहाँ महिलाओं का कुछ काम करो और वकालत करो, ये सब चलता था। पर जब फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ और फैमिली कोर्ट में जब पोस्ट एडवर्टाइज हुए तो यहाँ के सब सीनियर जजेस ने, इंक्लूडिंग
हाई कोर्ट जजेस ने भी बुला के मुझे कहा कि नहीं, वी वांट पीपल लाइक यू इन फैमिली कोर्ट, तो आप अर्जी करो और आप फैमिली कोर्ट में जाइए। तो आप अपना प्रेरणा स्रोत कैसे मानती है इस फील्ड में? अच्छा, कोई ना कोई हमारा आइडियल होता है। मेरे सीनियर थे एडवोकेट के.एच. देशपांडे, वो बहुत ही अच्छा माने विद्वान थे, वो अध्ययनशील थे, और उनके माने ट्रेनिंग में आके मुझे जज बनने के बाद कोई समस्या नहीं आई। नहीं, ऐसा होता ना कि बहुत शायद ही आप जैसे गिने चुने जैसे प्रैक्टिशनर, शायद फर्स्ट लेडी वुमन आप ही हैं जो एडवोकेट बनी है। तो उस टाइम आपके समय में इतना ज्यादा माइंडसेट नहीं रहता था कि हमको वकील बनना है। हाँ। बहुत गिने चुने रेयर लोग ही ये फील्ड को चूज करते थे। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कॉलेज के समय या फिर? नहीं, बच्चों में क्या होता है, बच्चों का माने जब वो अपनी उम्र होती है तो खुद के अपने विचार नहीं रहते जी। पर क्या था कि मैं स्कूल में मुझे थ्रू आउट जनरल नॉलेज का प्राइज मिलता था। क्या बात और घर में सभी बातें होने के कारण मेरा जनरल नॉलेज भी अच्छा रहा करता था। और स्कूल में भी मैं इलोकेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में कोई अगर प्रोग्राम रहा तो मुझे ही बोलते थे ये करो वो करो। तो जब सब अगर कुछ एक दो बार आर्ग्यूमेंट हो गए तो सब लोग बोलते थे आप वकील बनो। वकील क्यों नहीं बनते? तू वकील अच्छी बनेगी, तू अच्छी वकील बनेगी। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि सही में ये प्रोफेशन भी अच्छा है, और जिस प्रोफेशन की वजह माने माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते, वो प्रोफेशन लेने में और अच्छा लगेगा। और अब मैंने मेरे हस्बैंड की प्रैक्टिस होने के कारण कहीं इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं है। धीरे धीरे स्लोली प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कभी ना कभी तो भी एक्सपर्टीज आएगा ही जी। और मतलब हम कह सकते हैं में आए हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, कहते हैं कि इस फील्ड में महिलाओं की बहुत दिक्कतें होती है, मतलब पुरुष प्रधान देश में एक स्त्री को इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाने दिया जाता है। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि यार नहीं, मैं गलती से मैं इस फील्ड में आगे, मुझे नहीं आना था? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। हाँ। कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने मन में ही निश्चय किया था। जैसे आप वकालत के बारे में बोल रहे हैं, वकालत में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, एक तो सबसे पहले मेरी ये धारणा थी कि ब्रीफ मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। जैसे कि एक बैंक में, महिला बैंक में मुझे उन्होंने लीगल एडवाइजर करके रखा था। नॉर्मली बैंक लॉयर्स की क्या प्रैक्टिस होती है, वो बैंक में जाते हैं और वो मैनेजर से बात करके वो ब्रीफ लेके आते हैं। बिल्कुल। तो वो मैनेजर था, उन्होंने बोला कि अरे आप आती नहीं ब्रीफ लेने के लिए। तो मैं बोली आई एम द लास्ट पर्सन कि आपके यहाँ आके ब्रीफ लेके जाओ। आपको अगर लगता है कि मैं आपकी केसेस करूं, आप मेरे घर भेजिए, मेरे यहाँ नहीं मिलेगी प्रैक्टिस तो भी चलेगा, पर मैं वैसा नहीं करूंगी। और दूसरी बात यह है कि जो गरीब महिलाएं होती है ना, वो तो अपने आप ही आ जाती है, उनको पता चलता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहुत सी प्रैक्टिस होने के बाद एक ऐसा केस आया कि हाईकोर्ट का ही केस था वो, और एक लड़की थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। और डेथ होने के बाद उसको उसके पूरे गहने वहने सब ससुराल में थे, तो उसको वो गहने और ये वापस होना था। तो वो नागपुर में गई थी, एक सोशल वर्कर थी जो महिलाओं के लिए काम करती थी, बहुत फेमस सोशल वर्कर थी जी। पर उन्होंने अंदर आते ही बोले कि 10,000 रुपए दो, फिर मैं आपका काम दूंगी। अच्छा। You can imagine, in spite of being social worker, नॉन सोशल वर्कर वर्किंग फॉर सच विमेन। तो वो गरीब थे बहुत, वो डर गई वो, और फिर वो किसी से तो भी मिली। तो ऐसे मिलते मिलते वो बोले अरे आप ऐसा करो, मीरा ताई के यहाँ जाओ ना, मीरा ताई आपका काम कर देगी। और वो जब आई मेरे साथ मिली वगैरह बात की, तो मैं बोलिए ठीक है हम देख लेंगे, आप ये करो। और बाद में मैंने हाईकोर्ट में वो केस शुरू हो गया था, तो अपोजिट जो वकील थे उनसे मैंने बात की कि देखो ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसे आप कैसे कर सकते हो। मैंने ये मेरा मीडिएशन बोलो या काउंसलिंग काम कर गया। मैंने वहां आर्ग्यूमेंट न करते हुए एक दिन उन्होंने बोला कि हम आपके सब गहने पर वापस कर देंगे, और उन्होंने वो गहने वापस कर दिए। वो लड़की मेरे पैर पकड़ के इतनी रोई, और मैंने उसका पैसा नहीं लिया। मैं बोली मुझे क्या करना है, पैसा लेने के लिए कुछ भी ये नहीं होता ना। मैंने पैसा जीवन के लिए जरूरी है,
लेकिन उतना ही लो कितने जितना हद काफी है। तक कितने हद तक, माने ये क्रेजी अर्निंग जो है ना, ये हमें मन को भी शांतता नहीं देता और कुछ भी नहीं देता, एक्सेप्ट भौतिक जो सुख है, 2 गाड़ियां, 4 बंगले, 5 फ्लैट, फॉरेन की ट्रिप, ये सब मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सही। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके जीवन में आपने सेटिस्फेक्शन वर्क बहुत किया है। मतलब पैसा होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कहती हैं कि कई बार 500 की भी साड़ी हमको अच्छी नहीं लगती, कभी 5000 की भी साड़ी अच्छी नहीं लगती। डिपेंड करता है आपके मन को शांति, सुकून मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन लाइफ में हर चीज का होना चाहिए। यदि हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे पास इतना ही है, आज मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, जजिंग पैनल पे हूँ, तो मैं तो कितना कमा सकती हूँ, लेकिन आप अपने लाइफ में शायद ऐसे जज हो जो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। कभी भी नहीं। मैं आपको और एक उदाहरण बताती हूँ। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरे तरफ एक क्लाइंट आई थी, लेडी, शी वाज क्रिश्चियन, हर हस्बैंड वाज पीए टू द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हाँ इतने बड़े पोस्ट पर थी। तो उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो उसके हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन का केस किया था। और डॉक्टर मंगला केतकर, आपने नाम सुना होगा, नागपुर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसकी वो पेशेंट थी। तो मंगला केतकर ने उसको बताया कि आप मीराताई के पास जाओ, आपका काम वो कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसका पूरा काम कर दिया, केस हो गया, उसका जो उसको चाहिए था वो हो गया। उसके पास में ना कुछ पैसे नहीं थे। अच्छा। तो वो बोली कि मैडम मेरे पास, मैंने बोली मैंने कभी आपको पूछा है क्या? मैंने आपको कभी पूछा भी नहीं। उसने अपने हाथ की सोने की चूड़ी निकाल कर मुझे दी। अरे। तो मैं बोली कि देख ये तू पहन ले, तू मेरे बहन जैसी है, मुझे कोई भी फीस की जरूरत नहीं है, और खर्चा भी मैंने उसका किया था। पर मैं बताती हूँ कि बाद में जब कुछ दिन के बाद, 2 महीने बाद उसको पता चला कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कोर्ट में नहीं जा रही थी, वो फल लेके घर पे आई, क्या बात है? मेरे पास बैठी और इतनी प्यार से मेरे पास बैठी थी। ये मेरी कमाई है। क्या बात है? और क्या सही में मैं बता दूंगी, और क्या चाहिए अपने को। और फिर उसकी लड़की ने बताया, ये तो और ये आनंद के, उसके लड़की ने बताया कि मुझे क्रिश्चियन से शादी नहीं करना, मैं हिंदू के साथ ही शादी करूंगी, क्योंकि हिंदू लोग बहुत कल्चर्ड होते हैं। क्या बात, माने ये बात अलग है, पर ये अपने, ये जो समाधान मिलता है वो सबसे बड़ा होता है। लोगों की क्या कहते हैं ना कि प्यार ही बहुत बड़ी दौलत होती है, और शायद एक्चुअल दौलत जो है आपने लोगों से कमाई, रियली वो भी सिर्फ बोल सकते हैं कि आपका स्वभाव, आपका नेचर। और आपने कहा ना कि कई बार ऐसे केसेस आपके लाइफ में है जो सिर्फ आपने काउंसलिंग के माध्यम से सॉल्व कर दिया। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ऐसे फील्ड में कई, वैसे तो शायद नहीं आए होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने इस केस में इस व्यक्ति को न्याय नहीं दिया? कई बार आपका डिसीजन गलत हुआ है आपके होल करियर में? गलत नहीं, मैंने गलत या सही क्या होता है कि कभी कभी ऐसी बात होती है कि केस एकदम बॉर्डर लाइन पर होता है। जी बिल्कुल। हाँ। फिर इधर करेंगे या उधर करेंगे, ये मन में हरदम विचार रहता है। और डिसीजन जो रहता है वो हमारे सामने जो मटेरियल आया है, क्या है ये बात नहीं। कभी भी कोई भी केस में पूरा ट्रुथ सामने आता नहीं। माने लोग जो बोलते हैं ना कि जो सामने जो फैक्ट्स आएंगे वो हम अप्रिशिएट करेंगे, पर जो फैक्ट सामने आया ही नहीं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। आपकी फील्ड में हमने सुना है ऐसा भी होता है कि जज को भी ऐसा प्रेशर रहता है, आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन आपको उसको सही साबित करना होता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं रहता। तो आपको कभी ऐसा इस चीज का गिल्ट होता नहीं, है? और कानून ऐसा है कि ये व्यक्ति गलत ना, था। हाँ गिल्ट होता है ना, गिल्ट होता है ना। और क्या होता है कि जो एविडेंस है वो अलग रहता है और व्यक्ति ही अलग रहती है। तो वो एविडेंस के बेसिस पर इन्फरेंस यही निकलता है कि जो ये व्यक्ति के खिलाफ है, नॉट दैट ही इज बैड, पर उसके खिलाफ में है और वो रिलीफ दे सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मन के खिलाफ जाकर भी आपको जो है वहाँ पर देना पड़ता है, करनी देना पड़ती है। सही है, जी सही है। बिल्कुल। और नहीं, वैसे तो वर्ल्ड वुमेन डे है, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, आम लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठते हैं कि आजकल के जज और वकील जो होते हैं वो बिके हुए होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आपकी क्या सोच है इस नहीं, बारे में? ऐसे बिल्कुल नहीं है।
ऐसे बिल्कुल नहीं है। जैसे हर एक प्रोफेशन में ब्लैक शिप्स तो रहते ही हैं, तो वैसे ब्लैक शिप्स होते हैं। और एक एंगल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे समाज में भी बुराइयां भी है और अच्छाइयां भी है, पर ये जो समाज खराब होता जाता है, बुराई की तरफ जाता है, उसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि बुरे लोगों की बुराई इतनी दोषी नहीं है जितनी सज्जनों की चुप्पी। क्या बात है। सज्जन लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, इसीलिए ये बुराई बढ़ती जाती है। क्या बात है। तो ये विचार अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो सज्जन भी पार्ट लेते हैं वो करप्शन में। बहुत ही अच्छी बात मैम ने कहा कि किसी भी सज्जन की बुराई उतनी ये नहीं होती जितनी किसी की चुप्पी, क्योंकि अगर आप शांत रहते हैं, आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है सामने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। दही एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर कि आज भी उस टाइम भी और आज भी कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आती। तो ऐसी लेडीज, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों तक इजीली पहुंचाए? वो खुलकर सामने इसीलिए नहीं आती कि शायद उनके मन में ये विचार रहता है कि मैं सामने आऊंगी तो मेरी बदनामी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिलता जी। मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसे बहुत से उदाहरण है कि जब उस महिला को, उस लड़की को हमने पूरा सपोर्ट दिया, प्रोटेक्शन दिया, कानून की मदद की पूरी, वो खुल के आगे आई। ऐसा उनको निश्चित रूप से हम अपने को न्याय मिलेगा क्या? क्या लोग क्या कहेंगे? अपने बाजू से कोई बोलेगा क्या? ये जब एश्योरेंस उन पीड़ित लोगों को आएगा तब वो सामने आएगी। क्या बात है। ना उन्हें विश्वास जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके ऊपर है, ना वो विश्वास उनके प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, ना विश्वास जुडिशियरी के ऊपर है। वो किस बातें में सामने आएगी? सही। एक सिंपल केस था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का। वो लड़की थी, वो शी वाज स्टडीइंग इन पीजी में पढ़ती थी, उसके प्रोफेसर ने उसको मॉलेस्ट किया था। वहां प्रॉब्लम आता है कि ये इसके हाथ में अपने मार्क्स है। बिल्कुल। तो आगे मैं आऊं कि नहीं आऊं? वो लड़की सामने आई, उसको कमिटी जो थी उन्होंने सपोर्ट किया और उसको जस्टिस मिलकर उसने ट्रांसफर करके दूसरी यूनिवर्सिटी से किया। इफ दिस इज द अप्रोच, वो लड़की सामने आएगी। और शिक्षक का तो रिलेशन पालक का, गार्डियन का होता है ना, और ऐसे व्यक्ति ने अत्याचार किया तो बुरा होता है। तो खुलकर लड़कियों ने भी अपने अत्याचार जो है सहन नहीं करना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्याएं बताएंगे नहीं तब तक उसका सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। और समाज ने भी उनकी तरफ सहानुभूति से देखना चाहिए। उसमें उन लड़कियों का कुछ दोष नहीं होता। हम अगर उसकी तरफ उंगली उठाएंगे तो कोई सामने नहीं आएगा, पर अगर हम उसको सोचेंगे तो ठीक होगा। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक उंगली आप सामने वाले पर उठा रहे हो तो चार पर भी उठ बराबर है। जी बिल्कुल। वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आज हमने नागपुर की प्रसिद्ध जज, एडवोकेट जज मीरा खड़गकर मैम से बात की है, और बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी सिंपलिसिटी से ही आपको समझ जाएगा कि वो जो है वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली लेडी है, जिनके विचार जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है। कारा न्यूज में एक बार फिर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कारा न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ यानी रूपा पंडित की दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार। वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे के रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे के रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। Presenting Women's Day special series on Kara News.